ओके जी, तो आफ्टर हमारी लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, वो हो गया? चलें जी। अच्छा, बिफोर वी कंटिन्यू मुझे एक बात बता दो जल्दी से, इन्वेस्टर कितने तरीकों की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है? दो, पहला इक्विटी और दूसरा डेट सिक्योरिटी। ये बात समझ आ गई थी। अच्छा, फिर मुझे बताएं, जब मैंने ये कंक्लूड किया कि मैं एक इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो उसके अकाउंटिंग मॉडल क्या, मैं किस पे रखूँगा? कॉस्ट पे, फेयर वैल्यू पे? सिर्फ फेयर वैल्यू पे। बात समझ आती है? सिर्फ फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू के अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और दूसरा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे मैं कब आऊँगा? जब वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होगी। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मैं ये चाहता ही नहीं हूं कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस खराब हो। जब मैं खुद कह रहा हूं कि मुझे अरसे दराज के लिए इस इन्वेस्टमेंट को रखना है, मैं बॉदर ही नहीं करूंगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट का कोई भी ऊपर नीचे हुई हुई चीज पीएनएल को हिट करे। यही थी बात। चलें जी, ये बात हमने सीख ली थी। फिर मैंने आपको कहा था कि मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे कब आऊंगा? शॉर्ट टर्म मुझे खरीदना है, बेचना है, खरीदना है, बेचना है, खरीदना है, बेचना है। तो फिर हमने ये भी कंक्लूड किया था, आप लोगों ने सवाल किए थे कि जब मैं फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा तो मैंने एक इंडस्ट्री के शेयर खरीदे, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखे, एक इंडस्ट्री के शेयर खरीदे, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखे। क्या ऐसा कर सकता हूं? पक्की बात है, वेरी गुड। अच्छा, तो क्या जो मैंने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे शेयर्स रखे मैं क्या उनको बेच नहीं सकता? बेच सकते हैं, पर बेचने के ऊपर जो मेरा फिर गेन बचा हुआ है वो ओसीआई से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या रिटेन अर्निंग में? वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल नहीं देखेगा। फिर हमने एक और चीज सीखी, हमने कहा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर इनिशियल रिकॉग्निशन किस अमाउंट पे होगी? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। क्योंकि आप कहेंगे कि जब मैंने रखना ही लंबे अरसे के लिए तो मैं उसको पीएनएल में क्यों चार्ज करूं? आप जब खुद मना कर रहे हैं कि भाई मेरी कोई भी चीज प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी, वो क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। क्लैरिटी है? अच्छा भाई, फिर हमने एक सवाल किया था, और बिफोर वी गो फर्दर आप ये सवाल जल्दी से मुझे करके दिखा दें। इसमें आपने जर्नल एंट्री बनानी है और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाने, जल्दी से। अच्छा, याद रखिएगा आप, आपने अकाउंटिंग करनी होती है ट्रांजैक्शन डेट पे और रिपोर्टिंग डेट पे। दो डेट्स पे होगी एंट्री। कब कब होगी? ट्रांजैक्शन डेट और रिपोर्टिंग डेट, बट दैट्स इट। फेयर वैल्यू से कम में शेयर परचेज करेंगे, ऐसा हो सकता है? वैसे हमजा एक ऐसी सवाल है। चलो, अगर हाइपोथेटिकली तुमसे तुम्हारी बात मान भी लें कि फेयर वैल्यू से कम पे परचेज किया है, तो बाद में जब तुम गेन बुक करोगे तो ऑटोमेटिकली फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। सही है हमजा? वालेकुम सलाम हसीब। अच्छा, ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखना है, किस पे रखना है? कैसे बता? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, ये रहा। क्या हो रहा है? एसेट है, एसेट नेचर है ना, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है ना। नाम हमने शुरुआत कहाँ से की थी? डेफिनेशन से की थी ना, और डेफिनेशन में इसका नाम क्या था? फाइनेंशियल एसेट। शेयर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी क्या है? शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, उसका नाम क्या था? फाइनेंशियल एसेट। तो ये है ही एसेट। क्रेडिट होते हुए बढ़ रही है मतलब? तुम्हारी बात नहीं समझा मैं। इन्वेस्टमेंट थोड़ा कैपिटल सा होगा ना, कि एक चीज के दो काम। नहीं नहीं नहीं,
एक चीज़ के दो नाम कैसे? तुम अगर किसी को सेल्स करते हो, रिसीवेबल बढ़ाते हो, वो क्या होता है? एसेट। वो भी फाइनेंशियल एसेट होता है। तो क्या ये कहते हो अजीब सा लग रहा है? लॉन्ग टर्म में तो नॉन करंट में आएगा, शॉर्ट टर्म में तो करंट में आएगा। खत्म। मसला क्या है तुम्हें? क्लासिफिकेशन का है, नाम का है? हाँ तो ये बोलो ना भाई, इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है, तेरी लाइबिलिटी है। तो एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। डेबिट होता है। फेयर वैल्यू ऊपर जाएगी फिर क्या होगा? डेबिट। पीपी को रीवैल्यू नहीं किया बचपन में, तो पीपी को रीवैल्यू करते थे तो एसेट क्या होता था? डेबिट। ये भी डेबिट होता है, पर वो नॉन फाइनेंशियल एसेट है, ये फाइनेंशियल एसेट है। क्लियर है? हमने तो जानी शुरुआत ही डेफिनेशन से की है, पहले तो समझाया मैंने एसेट है। इसमें इसने शेयर्स कितनी बार एक्वायर किए हैं? 2 बार। एक तो पहले अलग डेट के ऊपर, दूसरा अलग डेट के ऊपर। नहीं, 30 जून पे रीवैल्यू नहीं करेंगे आप। नहीं नहीं नहीं, 30 जून पे रीवैल्यू करने की कोई नीड नहीं है। आपकी रिपोर्टिंग डेट सिंपल 31 दिसंबर है, दैट्स इट। नहीं देखो, वरना करना चाहो तो कर लो, पर 2 बार एंट्री बनानी पड़ेगी। देखो मैं अगर अज्यूम कर रहा हूँ 20 से 25 पे आऊँ, 25 से 30 पे आऊँ, या 20 से डायरेक्ट 30 पे आऊँ, बात एक ही है। अनलेस के एग्जामिनर आपको कहे कि मुझे इस दिन पे एंट्री बना के दो, तो समझ आता है। हो गया। जनवरी 1 2020 पे फेयर वैल्यू कितनी है? 105। अच्छा, क्या यही है सिर्फ, या ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की है? अच्छा, अगर मैं 1.5% ऑफ 105 करूं तो कितना आता है? 1.575। ओके जी, तो ये आ गया 106.575। ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ शेयर पर शेयर, एक शेयर की है ये। अच्छा, तो मैंने इस दिन पे कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं? 2.5 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं। तो मेरी टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी बनती है? 266,43750। ओके जी, आपने कहा कि सर 266,43750 की आपकी टोटल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी जेब से पैसा लगा है, पर इसके बरक्स आपके पास आया क्या है? एसेट, जिसका नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट। पर इसको हम वैसे अगर ब्रॉडर कैटेगरी में देखें तो ये फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि अगर वापस से हम बताएं तो हम तो चैप्टर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं ना, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या थी? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक बंदे के लिए फाइनेंशियल
एसेट हो और दूसरे के लिए लायबिलिटी या इक्विटी हो। हम तो सीख ही इन्वेस्टर हैं, तो हमने कहा फाइनेंशियल एसेट की भी 3 कैटेगरीज थी, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। तो ये शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी है ना, आपका एसेट है, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब आप इससे क्या क्या कमा सकते हैं? फेयर वैल्यू गेन कमा सकते हैं, डिविडेंड कमा सकते हैं। इस सवाल में कोई डिविडेंड है नहीं है, अगले सवाल में आ जाएगा। क्लैरिटी है? चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, मैं यहां पे 1 जनवरी 2020 को एक एंट्री बनाऊंगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 266,43,750। ये एंट्री बन गई यहां पे। अच्छा, अब मैंने कहा दूसरी लॉट ऑफ शेयर्स मैंने कब खरीदी है? 30 जून पे। उस दिन एक शेयर कितने का चल रहा है? 110 का। सर मार्केट चेंज होती है, परसेप्शन चेंज होता है, होने दो, जिस पे तुमने खरीदा उस पे कैपिटलाइज हो जाएगा वो। क्लैरिटी है? अच्छा, अगर मैं बजरतन देखूं सामने तो मुझे पिछले वाले शेयर्स पे फायदा हो चुका है 5 रुपए पर शेयर का टेक्निकली, क्योंकि 105 से वैल्यू किस पे आ चुकी है। पर हम बेवकूफ़ों की तरह बार बार एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं फिर 110 पे लाऊं, फिर 110 से उठा के किस पे जाऊं? 112 पे, तो वो सेंस नहीं बनाता ना। सीधा 105 से वहां चले जाना, बात एक ही है। यानी 2 एंट्रीज में गेन बुक करूं या 1 एंट्रीज में गेन बुक करूं, बात एक ही है। तो ये भी सीखना है आज की क्लास में। चलें जी, हमने ये कहा, फिर हम आ गए कौन सी तारीख पे भाई? 30 जून 2020 पे। बच्चों यहां पे हमारी जो फेयर वैल्यू पर शेयर है वो 110 है। अगर किसी को बताओ कि आपको ये शेयर कितने का पड़ गया, तो आप बोलोगे ये प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। तो आपने कहा कि भाईजान यहां पे हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट 110 इंटू 1.5% कितनी आती है? 1.65, और हमने कहा ये हो गया 111.65। अच्छा, ये कितने शेयर्स के लिए? 50,000 टोटल अमाउंट। वेरी गुड, 5582,500। चलें जी, ये फर्दर इन्वेस्टमेंट हुई है हमारी कंपनी की तरफ से, तो हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट और कैश क्रेडिट। ये आ गया 5582,500, ये भी आ गया 5582,500। ये इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी। इस दिन तक 2 लॉट्स ऑफ शेयर्स हैं आपके पास, और वो भी किस पे रखी हुई है? फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे। अच्छा, अब आप आ गए रिपोर्टिंग पे। रिपोर्टिंग कौन सी डेट है? 31 दिसंबर 2020। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने 1 लॉट ऑफ शेयर्स को रीवैल्यू करेंगे या 2? क्योंकि एक अलग अमाउंट पे, एक अलग अमाउंट पे। तो आपने कहा यहां पे हम जरा यूं लिखते हैं ना, ओल्ड लॉट, न्यू लॉट। कितने शेयर्स थे ओल्ड लॉट में? 250,000 शेयर्स हैं। और इसमें कितने हैं? तो हमने कह दिया सर, ये ऊपर लिख दिया हमने इसके, ये शेयर्स हैं। चलो जी, हमने कहा लास्ट वैल्यू, ये फोकस होकर देखिएगा, ऐसे ही आप वर्किंग करके आएंगे एग्जाम में। लास्ट वैल्यू इसकी जो आ रही है 106.575 है। यानी ये जो 2.5 लाख शेयर्स हैं किस पे रखे हुए हैं? 106.575 पे। मैंने यहाँ पे आया, मैंने कहा 106.575, ये इस पे मौजूद थे। अच्छा, और दूसरे वाले किस पे मौजूद हैं? इस पे मौजूद हैं। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या? फेयर वैल्यू, की हमें रखना किस पे? फेयर वैल्यू पे। अच्छा, फेयर वैल्यू हमारी आ रही है 112, और इसकी भी गेन, पहले वाले का डिफरेंस लो, दोनों का पर शेयर का गेन कितना आ रहा है? 5.425। वेरी गुड। और दूसरे का 0.35। बस चलें जी, 0.35 आ गया।
अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, जब मुझे पता लग गया कि मैंने पहली वाली लॉट में एक शेयर पे 5.425 कमाया और दूसरी वाली लॉट में 0.35 कमाया, मैं सिंपल एक काम करूं, इस शेयर्स को इससे क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे आप एक बात बताएं, इसका और इसका रिजल्टिंग आंसर क्या आता है? 135 137 है, 1356250, ओके जी, 1356250, नीचे वाले का 17,500, इन दोनों का सम करें, 13733750, ओके, ये आ गया 1373750, यही है। अच्छा ये आपका टोटल गेन है। अब आप सिंपल एक काम करेंगे, यहां पे आएंगे और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को करेंगे डेबिट, कौन सी तारीख पे? 31 दिसंबर 2020 पे, और फेयर वैल्यू गेन OCI को करेंगे क्रेडिट। और मैंने कहा कि भाई क्योंकि ये तो मेरी वर्किंग होती है, असल कंपनीज में भी जो वर्किंग होती है वो ऐसे ही होती है, खाली एंट्री एक पड़ती है। यानी फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट को बोलेंगे ना आपने ये एंट्री कैसे बनाई, वो आपको वर्किंग दे देगा जिस पे 50, 100, 200, 300, 400, 500 शेयर्स की वर्किंग होती है। सर क्या वो हाथ से होती है, एक्सेल पे होती है? एक्सेल पे होती है, तो वही आपने वेरीफाई करनी होती है। पर अगेन वर्किंग ऐसे होती है, अकाउंटिंग क्यूमुलेटिव होती है कि भाई पूरा गेन एक साथ। देखो भाई मैं अलग अलग एंट्री बनाऊं तब भी आंसर यही आएगा, एक साथ एंट्री बनाऊं तब भी आंसर यही आएगा। तो पहले हमने गेन निकाल लिया, फिर उसको रिकॉर्ड कर लिया, जाना तो OCI में ही है ना दोनों को। चलें जी, अब मुझे बताएं, मैंने यहाँ पे लिख लिया 1373750, ये भी आ गया 1373750। अच्छा मैं आपसे पूछूं आपकी इन्वेस्टमेंट कितने पे कैरी हो रही होगी? आप बोलेंगे फेयर वैल्यू पे। आप क्या बोलेंगे? अच्छा मैं अगर वैसे शॉर्टकट लगाऊं तो आपके पास कितने शेयर्स हैं? अभी 3 लाख शेयर्स हैं। एक शेयर कितने का चल रहा है? अमाउंट कितनी आ रही है? वेरी गुड, 33.600000, यही है। अच्छा प्लीज कैलकुलेटर निकालो सिर्फ चेक करने के लिए कि अकाउंटिंग सही की है या नहीं की है। अगर एक्सेल नहीं होता तो अकाउंटिंग हाँ बिल्कुल मतलब हो ही नहीं पाती, बिल्कुल ऐसा है। इधर पहले ये जो 266433750 है इसको लिखें कैलकुलेटर में कि हमने जो अच्छा प्लस करके किया आपने, ओके, तो आंसर सेम आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। 266433750 पहली बार लाए थे, फिर दूसरी इन्वेस्टमेंट कितने की लाए? 5582,500, ऐसा ही है। इसके बाद आपने गेन बुक किया 1373750, इन सबको प्लस करो कितना आता है? यही आता है। इसका मतलब यह है कि आपने अकाउंटिंग भी सही की हुई है और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को किस पे रखा हुआ है? फेयर वैल्यू पे। मतलब दिस इज अ शॉर्टकट दैट यू कैन यूज व्हाइल कैलकुलेटिंग बैलेंस शीट फिगर। एनी केस फेयर वैल्यू पे होना चाहिए। पर उसने अगर अकाउंटिंग एंट्रीज भी पूछी हैं, एक बार अपने आप से पूछ लेना कि क्या मैंने प्लस माइनस सही किया है या नहीं किया, ताकि यहां पहुंच जाओ। यहां तक कोई मसला? अच्छा अब मुझे बताओ, क्या इसकी इक्विटी के अंदर क्या रिटेन अर्निंग में कुछ आ रहा होगा? क्यों भाई? सर क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं गया ना गेन। प्रॉफिट एंड लॉस में जाता तो रिटेन अर्निंग में चला जाता। अच्छा यहां पे रिजर्व में आ रहा होगा। अच्छा अब जब रिजर्व में आ रहा होगा तो रिजर्व में अमाउंट कितनी आ रही है? 1373750। अच्छा अब एग्जामिनर अगर एमसीक्यूज में ये सारी चीजें दे के पूछे और वो ये पूछे क्या ये गेन इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड है? यस इंक्लूडेड है। तो आपने इसको इसमें से डिविडेंड दे सकते हो? क्यों? बिकेगा नहीं तो रिटेन अर्निंग में नहीं जाएगा। और डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है? रिटेन अर्निंग से। पहले बताओ कहानी समझ आती है? इसलिए हमने इसको अलग रखा हुआ है। बात समझ आती है? चलें जी अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर।
अच्छा, अगले सवाल को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत है हमारी, मैंने आपको कहा है कि हम कोई 3 गुना प्रैक्टिस करेंगे पिछले बैच के कंपैरिजन में। यहां पे देखो लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ₹4 पर शेयर। अच्छा, अब एक बात आप डॉक्यूमेंट भी कर लीजिएगा, पहले समझ लेते हैं। चाहे मॉडल फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, चाहे मॉडल फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो, आप जो सामने वाली कंपनी से डिविडेंड लेते हैं ना, वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। देखो वापस बात समझो, अकाउंटिंग शेयर्स के लिए बताई गई है, डिविडेंड के लिए नहीं बताई गई। शेयर्स को रखना फेयर वैल्यू पे, या तो ओसीआई या तो पीएनएल। ओसीआई में रखना है, पीएनएल में रखना है, ये फेयर वैल्यू गेन लॉस का पंगा है, डिविडेंड का पंगा, क्योंकि डिविडेंड में हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते ना, वो तो जो आ रहा है वो आ रहा है, तो वो तो सीधा सीधा आएगा और इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, जिस दिन आपको डिविडेंड मिलेगा उसकी एंट्री क्या बनाएंगे, कैश डेबिट, और डिविडेंड इनकम ओसीआई में क्या पीएनएल में, पीएनएल में। इसका ओसीआई पीएनएल से ताल्लुक, देखो जो मॉडल्स के नाम रखे गए ना, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, ये दोनों नाम फेयर वैल्यूएशन के लिए रखे गए कि फेयर वैल्यू का गेन लॉस या तो ओसीआई में जाएगा या पीएनएल में जाएगा। डिविडेंड पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई डोबी ड्रामे नहीं हो सकते ना। डिविडेंड तो पहले भी आ रहा था, बाद में भी आ रहा है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। सामने वाली कंपनी जो डिक्लेयर करेगी मिलेगा मिलेगा, रिकॉर्ड करूंगा, ओसीआई में जाएगा पीएनएल में, पीएनएल में, कौन सा भी मॉडल हो। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये वाली अकाउंटिंग करो जल्दी से। और इसको आप पहले सॉल्व करेंगे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से, फिर हम करेंगे पीएनएल, इसी का एक वर्जन पीएनएल का करेंगे हम। वापस बता देता हूं, ईमान मैंने ये कहा कि आप चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की अकाउंटिंग करें या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की अकाउंटिंग करें, आपको अगर डिविडेंड मिलता है ना शेयर्स के ऊपर, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ओसीआई में जाएगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल इनकम है ना आपकी। जो ओसीआई और पीएनएल के मॉडल बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए फेयर वैल्यूएशन के लिए, कि फेयर वैल्यू का गेन लॉस कहां जाएगा। सही है मान, ये बात थी। दोनों
हाँ, डिविडेंड उस पे मिलेगा जितने शेयर्स आपके पास मौजूद हैं। तो आपको डिविडेंड कितने शेयर्स पे मिलेगा, 2000 पे या 3200 पे? 3200 पे, क्योंकि इतने शेयर्स आपके पास मौजूद थे। यानी किसी कंपनी के मैं शेयर्स डिविडेंड इशू होने से पहले ही खरीद लूँ तो मैं तो फ़ायदे में आ जाऊँगा ना, क्योंकि मुझे फिर नंबर ऑफ डिविडेंड के जो शेयर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। हाँ बिल्कुल, रिटेन अर्निंग में जो नेट प्रॉफिट होता है उसी से पैसे आते हैं, बिल्कुल ऐसा है। सिर्फ डिविडेंड की अमाउंट आएगी, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक देखिए इस कंपनी ने बाकी भी चीज़ें कमाई होंगी, बाकी भी बिजनेस होगा, पर हम तो एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं ना कि सिर्फ इसका इम्पैक्ट क्या होता, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिटेन अर्निंग में चला जाता। अच्छा, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से। सर इसमें टैक्स कट भी हो सकता है, डिविडेंड हमें मिल रहा है, हाँ, पर इसमें हमने टैक्स इम्प्लीकेशंस अभी हटाई हुई हैं। सही है, वो एक सवाल कर लेंगे हम टैक्स डाल के। सही है अली? नहीं, डिविडेंड ग्रॉस बुक होता है, टैक्स एक्सपेंस अलग से आता है। सही है, डिविडेंड ग्रॉस आएगा फिर टैक्स अलग से आ जाएगा ना, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेबल क्रेडिट, वो अलग से आएगा। अच्छा जी, इधर हमने कहा सबसे पहले शेयर्स कब खरीदें, 1 जनवरी को। तो आपने कहा जनवरी 1, डेट कौन सी है, 2024। इस दिन पे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है, 27 पर शेयर। अच्छा, क्या कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट का चक्कर है, कितनी है, 1.5%, वो कितनी आ रही है, 0.405। आपने कहा कि भाई ये हो गया 27.405। अच्छा, अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स देखूं तो 2000 हैं, तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बनती है इस तारीख पे वो कितनी बनती है, 5481 एग्जैक्ट यही आ रही है। ओके जी, ये कैश हमारे पास से चला गया। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ गई, एक्सपेंस आउट हुई या कैपिटलाइज हुई? वो कहता है व्हेन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मींस नथिंग गोज इन पीएनएल। सिंपल उसूल है ना भाई, जब लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा हूँ तो बेवकूफ़ों में पीएनएल में डालूंगा, तो मकसद अलग यही रखने का था ना कि कोई गन खुराबात प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। आपने खुद चूज किया ये। चलें जी, अब हमने कहा इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन आ रही है 31 मार्च 2024 की। यहां पे एक शेयर की फेयर वैल्यू चल रही है 33, और फिर ब्रोकर कहेगा भाईजान हमें पैसे दो, 1.5% कितना आता है, 0.495। अच्छा, हमने ये किया 33.495 आ गया, और अब जो हमने शेयर्स परचेस किए हैं वो 1200 है। तो अब हमने कहा कि भाई क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया, तो अमाउंट कितनी आ रही है, 40194। ये आ गया 40194। अच्छा, अगर इवेंट वाइज देखूं तो अब डेट्स के अंदर एक और ट्रांजैक्शन हुई है 5 जून को, और 5 जून को मुझे क्या मिला, डिविडेंड। अब आप मुझे बताएं जितने शेयर्स का मैं मालिक हूं डिविडेंड उस पे मिलेगा ना। तो मैंने कहा कि भाई यहां पे 5 जून 2024 को मैं एक एंट्री बनाऊंगा, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। हाँ भाई, यहाँ पे मेरे पास शेयर्स कितने हो गए, 3200 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा आपका 12800 आ गया, 4 है बल्कि 4 है ना।
हाँ देखें, ये इंटरेस्ट तो नहीं है ना कि जो मैं टाइम अपोर्शन करूँ, डिविडेंड तो किसी एक वक्त पे मिलता है। यानी अगर आप ये समझें कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, 15 दिन पहले खरीदे और डिविडेंड अनाउंस हो गया, तो मुझे जो डिविडेंड मिलेगा क्या अपोर्शन होकर मिलेगा या पूरा मिलेगा? शेयर्स में तो यही होता है ना, जो कंपनी डिविडेंड दे रही होती है वो भी पूरा देती है और जिसको मिलता है वो भी पूरा मिलता है। सही है? तो ये तो आपका रिस्क होता है ना कि आप ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं, तो तभी तो इक्विटी सिक्योरिटीज़ हैं। अगर आपको सिर्फ सूद चाहिए, फिक्स चाहिए, तो कहाँ जाना चाहिए? डेट सिक्योरिटी में। वो इसके बाद सीखेंगे कि उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। दोनों में फ़र्क समझ आ रहा है? चलिए जी, ओके, ये तो हो गई कहानी यहाँ तक की। क्या ये यहाँ तक काफ़ी है या रिपोर्टिंग डेट भी है? अच्छा, रिपोर्टिंग डेट के ऊपर आप इसको किस पे लेके जाएंगे? फेयर वैल्यू पे। अच्छा, अब हम आ गए यहाँ पे टेक्निकली 31 दिसंबर 2024 पे। अच्छा, आप मुझे बताएं आपकी जो ओल्ड लॉट है वो कितने शेयर्स की है? 2000 की है। और जो न्यू लॉट है वो कितने शेयर्स की है? 1200 शेयर्स की है। अच्छा, आपकी जो लास्ट वैल्यू है जिस पे ये कैरी हुआ था, आपने कहा सर 27.405, और जो ये था ये कितने पे? 33.495। अच्छा भाई, अब आपकी अपडेटेड फेयर वैल्यू, आपने कहा सर ये ऑटोमेटिकली सारी उठ के आ जाएंगी किस पे? 38 पे। ऐसा ही है। अब आप मुझे बताएं आपका जो गेन आ रहा है 10.5 और ये 505, ये आ गया आपका गेन पर शेयर। सर अब हमें इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको पता लगेगा आपके टोटल गेन्स कितने हैं। ये कितना आ गया? 21190। पक्की बात है, यही आता है? ओके, और ये 5406 और इसका टोटल 26596। ओके जी, 26596 ये आ गया। सर इसकी आप एंट्री बनाएंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट और फेयर वैल्यू गेन इन OCI क्रेडिट 26596 और ये भी आ गया 26596। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आती है? तो डिविडेंड का कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ बेसिक से ऐड किया, सिर्फ ये समझाने के लिए कंफ्यूजन ना हो। डिविडेंड डिविडेंड है, कोई भी मॉडल हो कहाँ जाएगा? PNL में। उसका इन दोनों मॉडल के चक्कर से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे चलते हैं। मैंने कहा सर अगर मैं इस ही सवाल को एक मॉडल से करूं जिसका नाम है फेयर वैल्यू थ्रू PNL, तो आए देखते हैं क्या होगा। नया मॉडल है ना, पहले वो सीखा, अब ये सीखते हैं, पर ये भी अगले 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा इक्विटी सिक्योरिटी साइड में। अब ऐसे 50 सवाल करते तो गेन बुक होगा, लॉस बुक होगा, गेन बुक होगा, लॉस बुक होगा, यही चलता रहेगा। सही है? अच्छा सर आप बोलेंगे आपने डिस्पोजल तो सिखाया नहीं है। डिस्पोजल आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। हम सिर्फ एक एंट्री बना लेंगे जिसमें मैं खाली ये दिखा दूंगा कि जब इन्वेस्टमेंट बिकेगी तो गेन OCI से निकल के कहाँ जाएगा? रिटेन अर्निंग में। बस इतना सा फ़र्क है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। क्लियरिटी है? चलें जी आगे। हमने कहा सर फेयर वैल्यू थ्रू PNL के अंदर अगर मैं हूँ तो तुम लोग मुझे बताना एक मैं चीज़ करने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने ये उठा के कॉपी कर लिया पूरा। क्या इस मॉडल में मैं ये कहूँगा मेरा शेयर 27 रुपीज़ का नहीं है? अच्छा एक और चीज़ बताओ, क्या इस मॉडल में मैं ये कहूँगा कि मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे नहीं की है? दोनों बातें वही कहूँगा। एग्रीड? चलें जी, अब खाली यहाँ पे एंट्री देखिएगा क्या बनती है। आपने कैश को किया क्रेडिट 54810 से,
ये इन दोनों का मल्टीपल है। ये कैसे निकाला सर आपने? 27.405 इंटू 2000। अच्छा अब याद रखिएगा, अब मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर रहा हूं। मुझे अमाउंट बताएं कितनी आती है? 54,000। फिर मैंने किया ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस, कितने का? सर ये आपने कैपिटलाइज की या एक्सपेंस आउट की? इस मॉडल में उस मॉडल में फ़र्क ये है। अच्छा ये एक्सपेंस आउट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका मकसद है खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, यू वांट एवरीथिंग इन योर पीएनएल। तो उससे एसोसिएटेड जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी कहाँ जाएगी? भाई दिस इज टेक्निकली अ बाइंग एंड सेलिंग एक्सपेंस। क्योंकि आप चाहते ही यही हो कि भाई मेरे गेन्स एंड लॉसेस, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करें, तो सही है भाई, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कहाँ जाएगी? वहां पे कैपिटलाइज इसलिए की थी क्योंकि मैं तो चाह ही ये रहा था कि मैं अरसे दराज के लिए कभी पीएनएल का फेस नहीं देखूंगा। दोनों में फर्क समझ आता है? तो हमने ये बेसिक बात सीखी, उस मॉडल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनिशियल रिकॉग्निशन पे कैपिटलाइज होती है, इस मॉडल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनिशियल रिकॉग्निशन पे एक्सपेंस आउट होती है। यानी सिंपल जबान में फेयर वैल्यू पे रिकॉग्निशन होगी। डे वन पे इन्वेस्टमेंट किस पे रिकॉर्ड होगी? फेयर वैल्यू पे। वहां पे किस पे रिकॉर्ड होती है? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। दोनों में ये फर्क है। क्लैरिटी है? चलें आगे चलते हैं। मुझे ये वाला भी बताएं आप, अगर मैं सिंपल एक इसको कॉपी करना चाहूं। मैंने कहा सर मैंने फिर ये हिस्सा कॉपी किया, इस ट्रांजैक्शन का जो इस तारीख पे हुई है, और मैंने कहा सर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। सही है, ये आ गया। मुझे आप एक बात बताएं, अब इस केस के अंदर मेरी जेब से कैश कितना जाएगा? सर सेम 40। वेरी गुड हमजा, 40194। पैसे पूरे जाएंगे, पैसे पूरे जाने, इसमें 1 रुपए का भी कोई चेंज नहीं है। अच्छा मैं इन्वेस्टमेंट को डेबिट करूं कितने से? इस अमाउंट से। कितना आ रहा है? 39,600। अच्छा भाई फिर हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, कितने से? 594 से। वेरी गुड, 594 से ये आ गया। अच्छा इसमें भी फर्क क्या हुआ? एक्सपेंस आउट हो गई। सिंपल मॉडल का फर्क है। अकाउंटिंग हुई है कि पैसे वही जा रहे हैं, खाली कैपिटलाइज करने की जगह एक्सपेंस आउट कर दिया। इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा भाई आगे चलते हैं। फिर हमने कहा कि सर अगर मैं तुमसे पूछूं, मुझे लगता है कि ये एंट्री भी सेम बनेगी, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, अगर मैं सही कह रहा हूं तो। अगर इस मॉडल पे भी होते तो डिविडेंड नहीं होता, होता ना, कहाँ जाता? पीएनएल में चला गया, पीएनएल में। मतलब ये इस हद दर्जे का आसान है कि तुमने बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग की हुई है। सिंपल ये एंट्रीज हैं और सीधे सीधे नंबर है। बात समझ आ रही है? चलें जी, यहां तक अगर आप कॉपी कर लें तो हम फिर आगे लेके चलें जल्दी से। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाला साइड। ऑनलाइन वाले बच्चों सब बता दो एक साथ के क्लियर है? आदिल, अफनान, एहतसाम, अरूबा, अमजद, सारे बच्चों, आयशा, सारे बच्चे। इस मॉडल की, अच्छा आप सवाल आए एक, इस मॉडल की क्या ज़रूरत है शॉर्ट टर्म में सेल आउट कर दे इन्वेस्टर? अगर सेल आउट नहीं करता तो फिर क्या होगा? जैसे इस केस में सेल नहीं हुआ, ये तो हमने अकाउंटिंग के लिए समझा ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने सारे सोच के बताना, 1 मिनट लिखना रोकना है तुम सब ने। पहले सुनो एक बात, मैंने इतनी कंपनीज देखी हैं अपने ऑडिट के वक्त जो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे आ जाती हैं, जिनकी नीयत होती है कि हम खरीदेंगे, पर वो पूरा साल बेचते नहीं हैं। तो क्या मना है? नहीं, आपने चॉइस की थी ना। पर आप यहाँ से ओसीआई में नहीं जा सकते, आ गए तो आ गए। आपका पोर्टफोलियो, यानी हुआ क्या, यूजुअली कंपनी खरीदती थी बेचती थी, खरीदती बेचती थी। एक साल ऐसा आया जिसमें उन्होंने कहा यार अच्छा गेन आ रहा है, आने दो पीएनएल में, तो सही है ना, उसकी चॉइस है, रहने दो। गेन होगा तो भी पीएनएल, लॉस होगा तो भी पीएनएल, उसने खुद डिसाइड किया ना यार, जाने दो।
तो कहने का मतलब ये खरीदता बेचता वो अपनी जगह है, उसकी नीयत पर डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन खरीदना बेचना है, रखा हुआ है आखिर तक, क्या उसको मना करोगे? नहीं भाई, गेन आ रहा है, आने तो लॉस आ रहा है, सब कहाँ जा रहा है? पीएनएल में वो जा रहा है। देखो ये रहा, वो यही तो बोला करना है करो, मैनिपुलेशन नहीं करना। यहां से वहां नहीं जा सकते, वहां से यहां नहीं आ सकते। गेन्स हुए थे तब भी पीएनएल में थे, लॉस था तब भी पीएनएल में, सिंपल, ये अलाउड है। सही है जी, यानी बात क्लियर हो गई तुम्हें? सर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाली कंपनीज की नेचर डिफरेंट होती हैं। नहीं ना, देखो अगर आज मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है तो मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि तुम्हें एक असम्पशन लेते हैं, 1 मिनट लिखना होगा, तुम्हें एक और चीज़ सिखाता हूँ। अभी जब पाकिस्तान में सीपैक का प्रोजेक्ट आया, ये गवादर पोर्ट का, मुझे पता था क्योंकि मेरा दिमाग चलता है इस मामले में कि जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की प्राइसेस हैं ऊपर जानी थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का बूम आना था। तो मुझे पता था जब सीमेंट कंपनी ज़्यादा कमाएगी तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा, लोगों में डिमांड ज़्यादा। मैंने तब खरीद के रख ली है और मैंने कहा मैं 3 साल तक रखूंगा। क्या नीयत है? लॉन्ग टर्म। कहाँ रखूँ? ओसीआई में। बात समझ आई? तो दिस इज हाउ यू गो। कंपनीज डिसाइड करती हैं कि किस इंडस्ट्री में कितने टाइम के लिए शेयर रखने हैं, तो वो डिसीजन पे डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। मतलब ये तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है। आदिल बात समझ आ रही है? समझाने के लिए। दिस इज हाउ कंपनीज डिसाइड, दिस इज हाउ आई डिसाइड, दिस इज हाउ वी डिसाइड। तो जैसी डिसीजन होगी वैसी अकाउंटिंग हो जाएगी, खत्म। आज के बाद बोलो शॉर्ट टर्म होगा तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, लॉन्ग टर्म होगा तो ओसीआई। सिंपल उसूल है यार। लॉन्ग टर्म में मैं, अच्छा देखो मुझे बताओ, एक अकलमंद बंदा है जिसको पता है कि सीमेंट इंडस्ट्री 3 साल बाद जाके रिजल्ट्स देगी। जब ये ऑर्डर्स आएंगे, क्या प्रॉफिट अचानक से आ जाते हैं या ग्रेजुअली आते हैं? तो मैं उस वक्त का वेट कर रहा था। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में कोई गन खुराबात है, प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, पीएनएल गंदा होता जा रहा है। मैं ऑपरेशंस को इससे अलग रखना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, उसको किस में फेंक दिया? फेयर वैल्यू थ्रू। मैं चाहता हूँ पीएनएल में कोई गन खुराबात, तो क्या कमाऊंगा? नहीं, उससे कमाऊंगा। गेन कहाँ जा रहा होगा? ओसीआई में। तो क्या कभी उससे डिविडेंड नहीं दे सकता? बेचूंगा तो ओसीआई से रिटेन अर्निंग में, कहानी खत्म, बात वहीं आ जाएगी। इसमें क्या हो रहा होता है? सब पीएनएल में, और पीएनएल से रिटेन अर्निंग में, वहां पे मुझे ट्रांसफर करना होता है। दोनों में फर्क कितना सा है? बात क्लियर है? चलें जी, अब मुझे बताएं, यहां तक कॉपी हो गया ये? अगले पार्ट पे चलें। अब मुझे बताएं, अब मैं उठ के यहां पे आ गया 31 दिसंबर पे। प्लीज फोकस होकर देखिएगा और फिर मैं आपको कंपैरिजन सिखाऊंगा इसका। मैं इधर आ गया, ये मैंने कॉपी किया, ये हम आ गए इधर। मैं देखें इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज करूंगा, ये और ये गेन वाली और ये टोटल वाली। अच्छा मुझे बताते हो कोई, अगर सही बता दे मुझे, ओल्ड लॉट कितने पे थी? यहाँ पे इस बच्चे ने सही बता दिया, हमजा ने। एक कह रहा है 27 पे थी, एक थी 33 पे। 27? सर ये पहला वाला 27 पे आ गया, दूसरा यही है। तो सर ये ऊपर वाले से चेंज क्यों है? ठीक है सर, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट शामिल, ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा एक टेक्निकल बात कहूँ, अगर तुम लोग एब्जॉर्ब कर पाओ, क्योंकि अब FAR 2 लेवल आ चुका है तो गेम थोड़ी सी अलग है। सुनो, टेक्निकल बात ये है, मुझे लगता है यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन ज़्यादा आएगा, ऊपर फेयर वैल्यू गेन कम है। लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि आप ऊपर कह रहे थे फेयर वैल्यू थ्रू OCI में कि आपने सिक्योरिटी महंगी खरीदी है क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हुई थी, ऐसा है? तो आप अगर फेयर वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं तो आपका डिफरेंस कम आ रहा है और यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। वापस से कह रहा हूँ, प्लीज़ फोकस होकर सुनिएगा, समझने की बात है। अगेन, आपने 27 रुपये की सिक्योरिटी खरीदी, 0.5 उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट दी, एज्यूमिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 27.5। अब 27.5 को 38 से कंपेयर करेंगे तो गेन कम आएगा, और 27 को 38 से कंपेयर करेंगे तो गेन। अब एक और बात कह रहा हूं, पंच लाइन है इसकी, इस पूरे मॉडल की पंच लाइन है। फेयर वैल्यू थ्रू OCI में ट्रांजैक्शन कॉस्ट OCI में नेट हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है, यानी गेन कम आया तो मतलब OCI में एडजस्ट हो गई ना, जबकि यहां पे गेन पूरा रिकॉर्ड होता है और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग से पड़ी हुई है। तो ये गेन माइनस वो वहीं आ जाओगे। अभी थोड़ी सी ऊपर से गई होगी बात, मुझे लगता है
करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। आ जाओ इधर जल्दी से, अभी कर लेते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। पहले बताओ 27 और 38 का फ़र्क कितना है? 11, और इसका 5। अच्छा 2000 को इससे मल्टीप्लाई करें 11 से, कितना आ गया? 22,000। अच्छा इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कह रहे हैं 6,000, कुल मिला के 28,000। मुझे जल्दी से बताते हैं कि मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट डेबिट और फेयर वैल्यू गेन, ओसीआई लिखूं, पीएनएल लिखेंगे क्रेडिट, कितने से? अच्छा चलें, जो मैं बात कह रहा था ना आपको वो अभी प्रूफ करता हूं अलग लिख के, तमीज से, तरीके से। मुझे बताओ आपके प्रॉफिट और लॉस में फेयर वैल्यू गेन कितना आएगा? 28,000। मुझे लगता है ये भी मौजूद है। कितना आ रहा है? दोनों का सम बताते हो? ये दो यहां से हाईलाइट करते हैं ना, 810 और 594, कितना आता है बच्चों? 1400, 1404, इन दोनों को नेट करते हैं, कितना आता है? 26,596। क्या ये गेन और क्या ये गेन आपस में मैच होते हैं? देखो ये मॉडल ये कह रहा है मैं आपको गेन उतना ही रिकॉर्ड करने दूंगा जितना बनता है। एक में ओसीआई में पड़ा हुआ होगा, एक में पीएनएल से रिटेन अर्निंग में। फर्क कितना है? चॉइस इज योर्स। क्या यहाँ पे अमाउंट में चेंज हो गया या अमाउंट सेम है? जगह अलग है। एक में प्रॉफिट एंड लॉस से जाके रिटेन अर्निंग में चला जाएगा और एक में ओसीआई में मौजूद होगा। पर ओसीआई में भी कब तक मौजूद होगा? जब तक सेल ना हो जाए। अब इसके अंदर एक डिविडेंड भी डाल दो अलग से, ऐसा है? डिविडेंड कितने का था भाई? 12,800 का। तो आपकी टोटल इनकम कितनी है वही पीएनएल में? 396। ये आपका पूरा का पूरा पीएनएल में मौजूद होगा, जबकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में पीएनएल में सिर्फ ये आ रहा होगा डिविडेंड, बाकी कहां पड़ा हुआ होगा? ओसीआई में। पहले बताओ दोनों मॉडल्स में वाज़े तौर पे तुम लोगों को फर्क नजर आता है कि देखो दोनों में गेन का तो फर्क नहीं। देखो अब आपका दिमाग ये चल रहा होगा सर गेन में यहां क्यों फर्क आ रहा है? भाई देखो यहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस हुई हुई है, तो इसका जो फॉर द ईयर का गेन आ रहा है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ओसीआई में एडजस्ट हो गई है। यहां पे क्या पीएनएल में एडजस्ट हुई है? अलग से बुक हुई हुई है, अलग से बुक हुई हुई है। बात वही है, देखो 25596 आ रहा है ना, यहां पे भी कितना आ रहा है? तो 26, ये 6 है ना, सॉरी 26596, ये भी कितना है? 26596। ये दोनों अमाउंट्स आपस में क्या होंगे? मैच होंगे, हमेशा मैच होंगे, कभी भी डिफरेंस नहीं आ सकता। तो अगेन कोई आपसे पूछे कि यार मैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे जाऊंगा या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे जाऊंगा, क्या अमाउंट्स बदल जाएंगे या क्लासिफिकेशन बदल जाएगी? एक में जल्दी से कंक्लूजन बताओ, गेन कहां पड़ा हुआ होगा? ओसीआई में। एक में गेन कहां पड़ा हुआ होगा? पीएनएल में। आप कहें तो इसकी बैलेंस शीट भी बना दें ताकि वाज़े तौर पे फर्क नजर आए कि कौन सी चीज कहां पड़ी हुई है। चलें जी, हमने कहा है जी बैलेंस शीट बनाते हैं। अच्छा ये बैलेंस शीट है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की। अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या अलग अलग अमाउंट पे देखिए सेम अमाउंट पे? अच्छा इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है सर? आप पहले शेयर्स बताएं मुझे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स? आपने कहा 3,200। 3,200 शेयर्स कितने पे मौजूद हैं? 38 पे। कितने आते हैं? 121,600। ओके 121। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ इक्विटी के अंदर रिटेन अर्निंग में
यही है। रिजर्व्स कितने हैं? क्लैरिटी है? अच्छा, यही बैलेंस शीट अगर मैं बनाऊं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में, तो मुझे आप ये बताते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट अल्लाह की कसम कितने पे होगी? यही है। सेम फेयर वैल्यू सेम है, यू आर कैरिंग योर इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू, वो अपनी जगह है। फेयर वैल्यू या तो थ्रू ओसीआई या तो पीएनएल, बस इतना सा फर्क है। ये मॉडल ग्रुप में करने के लिए प्रेजेंटेशन है। हमने ये कहा, फिर आपने इक्विटी की हेडिंग डाली सर, और इक्विटी की हेडिंग के अंदर रिटेन अर्निंग में 39, यही है। अच्छा पहले देख लो 12,800 26,596 यही बनता है ना, यही है ना। अच्छा अब आप जरा इन दोनों को प्लस करें, यही बन रहा है। तो कहने का मतलब है आपकी इक्विटी आउट नहीं हो रही है, सिर्फ जो ओसीआई का गेन है आपका वो कहाँ पड़ा हुआ है? रिटेन अर्निंग में, क्योंकि वहां पे आपका मॉडल कौन सा है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, और यहाँ पे क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। फर्क समझ आता है? मतलब ये एक पूरी समरी थी कि जो होता है पीछे। सर डिविडेंड इनकम तो पीएनएल में जाएगा, तो पीएनएल से होते हुए कहाँ जाएगा? रिटेन अर्निंग में। तो हमने भी कहाँ दिखाया है? रिटेन अर्निंग में। सही है जी। पहले बताओ दोनों में क्लैरिटी आती है अब कि दोनों में अकाउंटिंग का तरीका तो सेम है, प्रेजेंटेशन क्या है? चेंज है, बस ये फर्क आता है। क्लैरिटी है? सर कंपनीज डे टू डे ट्रेडिंग करती हैं? बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल करती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं ज़्यादा, क्योंकि उनके पास लोगों का पैसा पड़ा हुआ होता है ना। बैंक्स करते हैं डे टू डे, उनका पूरा ट्रेजरी का फंक्शन होता है, जो काम ही सिर्फ ये करता है। मुझे बताओ आपके पास आइडल पैसा हो, क्या करोगे? रखोगे अपने पास या ट्रेडिंग करोगे? अच्छा पर आप बोलेंगे सर अभी तो नहीं है ना पैसा, जब होगा तो तब थोड़ी सी मस्ती होगी कि सर ट्रेडिंग करनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। पर ऐसे भी नहीं, नॉलेज के बाद पता चले जो 25-30 हज़ार कमाया वो लगा दिए। अब जो सॉले है ना मेरा असिस्टेंट, उसको मस्ती हुई, उसने बोला मैं सीखता हूँ, उसने कोई 40-45 हज़ार रुपये जमा किए, उसने ट्रेडिंग में लगा दिए। 3 दिन बाद उसका बैलेंस 5,000 रुपये आ गया। ट्रेडिंग कोशिश कर रहा था। तो कहने का मतलब है भाई, हाँ तो वो जिस स्टॉक में उसने डाला था ना वो डेड स्टॉक है, वो कभी भी अभी ऊपर नहीं जाएगा, जो मेरी एंटिसिपेशन है। तो मैंने कहा चलसी पूछ तो लेता है एक बार, बाद में बढ़ेंगे तो वो तो कयामत तक जब उसकी औलादें हो जाएंगी तब भी देखा जाएगा। तो वो ऐसी कंपनीज में फारिग, भाई उसको किसी ने बोला फारिग कंपनी में डाल पैसे ऊपर जाएंगे, वो और फारिग हो गई, समझे। तो मुझे कह रहा था कि उस्ताद मैंने जो है 45 हज़ार रुपये लगाया, मैं उसको लाख से ऊपर लेके जाऊंगा, आपको शीशा पिलाऊंगा। मैंने कहा खुद के तरह लग गए, अब खाने के वांदे हो गए। कहते हैं किसने होशियारी करने को बोला था कि 45 हज़ार रुपये लगा दो। तो खैर ये अलग गेम है, ये बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए। सही है, तो पहले आप जाएं, पहले सीखें, फिर आप लगाएं। ऐसे थोड़ी ना 45 हज़ार सारे के सारे लगा दिए। पहले तो एक सेंस होता है ना कि कंपनी, यार ऑडिटर है वो, किसी कंपनी से पूछ लेता दोस्त से कि यार किस कंपनी की प्रॉफिट ऊपर जाने वाला है, तो उसकी इमीडिएट प्राइस क्या होती? ऊपर जाती। जैसे ही मार्केट में रिजल्ट आते तो उस कंपनी के शेयर खरीदता बेवकूफ़, जैसी प्राइस ऊपर जाती भेज देता। पर ये गलत है, करना नहीं चाहिए। हाँ तो मैं तो बोल रहा हूँ ना गलत है, तो रिकॉर्ड भी होता है, मैं तो बोल रहा हूँ गलत है, जबकि करना नहीं चाहिए। पर अगेन वो अगर दिमाग चलाता तो उसने एथिकल प्रिंसिपल्स के चक्कर में अपने लगा दिए। तो अब खैर वो वापस देखते हैं कब तक कमाता है। मतलब कंपनी की इंटेंशन पर डिपेंड करता है उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इसको हाँ बिल्कुल ऐसा है ली भाई, क्या कंपनी की इंटेंशन पर डिपेंड करता है कि लंबा रखना है या खरीदना है या बेचना है? ऐसा ही है ना। कंपनी बोले मुझे लंबे अरसे के लिए रखना है, कौन से मॉडल पे फेंक दें उसको? कंपनी बोले खरीदना है बेचना है, खरीदना है बेचना है, पीएनएल खाली। दोनों की अकाउंटिंग समझ आती है। आज जो सवाल आएगा आपके पास होमवर्क के तौर पे वो 2 सालों के रिलेटेड होगा, और कल शायद मैं 1.5 से 2 घंटे की क्लास लगाऊंगा, क्योंकि मैं कराऊंगा डेट सिक्योरिटीज। मजे की होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। पर पहले बताओ ये दोनों मॉडल समझ आते हैं? इसमें मैं 50,000 सवाल करा दूं, सेम है, गेन बुक होगा लॉस बुक होगा, गेन बुक होगा लॉस बुक होगा, दैट्स इट। इसमें कुछ भी नहीं है। पर आज जो सवाल आएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तुम्हें उसमें एजेड भी निकालना होगा, फॉर द ईयर भी निकालना होगा, तो सही तरीके से जवाब देना उसको। सही है जी। चलिए मिलते हैं जी अगली क्लास में, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अल्लाह हाफिज़।